एसएचएम पार्ट 1 आपने देखा, पार्ट 2 आपने देखा। अब कुछ पोर्शन और बचता है जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं, सब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं। जब 3 पार्ट्स हम लोगों के पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद हम पास्ट ईयर में आईआईटीज़ में नीट में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं आपको क्या बताने जाने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी कंसिडरेशन कैसे एसएचएम में वेरी करती है, क्या एनर्जी का कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और फिजिकल पेंडुलम क्या होता है, फिजिकल पेंडुलम कैसे वर्क करता है, और अगर टाइम ज़्यादा ना बढ़ा तो डैम्प ऑसिलेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बताते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें एनर्जी कंसिडरेशन। एनर्जी कंसिडरेशन में एसएचएम में एनर्जी किस तरीके से वेरी करती है, इसके लिए सबसे पहले आपको स्प्रिंग मास सिस्टम पे जाना होगा। और जो मैंने पहले बातें बताई हैं आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसको एक बार अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार रिकैप कर लीजिए। आपको एक एसएचएम दिया हुआ है, ये स्प्रिंग है और मास है। स्प्रिंग मास सिस्टम में स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट आपको के दिया हुआ रहेगा, और आपको पता है कि स्प्रिंग मास सिस्टम जो ऑसिलेट करता है उसका टाइम पीरियड क्या होता है, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम होता है, ये आपको पता है। अब मीन पोजीशन से मास लेफ्ट एंड राइट ऑसिलेट करता है। इससे उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होती ही है, साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी स्प्रिंग में स्टोर रहती है। और अगर मान लीजिए आपका मास सेंटर पॉइंट से सपोज करिए एक्स डिस्प्लेस किया है, तो इसका मतलब स्प्रिंग एक्स डिस्प्लेसमेंट हुई है। और स्प्रिंग में आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। स्प्रिंग अगर एक्स से एक्सटेंशन या फिर कंप्रेशन में आता है तो उसमें जो एनर्जी रहती है, स्टोर्ड एनर्जी, वो हाफ के एक्स स्क्वायर से दी जाती है। अब एक्स क्या है? एक्स है बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। लेकिन एक्स को हम लोग क्या करते हैं, एक्स कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये वेरिएबल है, ये समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो एक्स को हम लोग मान लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ए आपका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी है, जैसा कि आप लास्ट लेक्चर्स में जान चुके हैं, देख चुके हैं। जब आपको एक्स पता लग गया तो एक्स की वैल्यू रखने पे यू आपको तुरंत पता लग जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी के फॉर्म में रहती है। के की जगह आप और वैल्यू भी रख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम भी रख सकते हैं, अदरवाइज उसकी ज़रूरत भी नहीं है। अब एक्स को डिफ्रेंशिएट करिए। एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे चूँकि डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट को डिफ्रेंशिएट करने पे आपको वेलोसिटी मिलने वाली है। वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे? डिफ्रेंशिएट करके। तो v इज इक्वल टू आप करेंगे dx अपॉन dt, और डिफ्रेंशिएशन के बाद आपको मिलेगा a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। क्योंकि आपके पास अब स्पीड आ गई है, वेलोसिटी आ गई है। अब वेलोसिटी या स्पीड आने के बाद आप बड़े आराम से काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी जो स्प्रिंग मास सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर बड़े आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी जो होने वाली है वो होने वाली है हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम, और v की जगह आप रखेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर, यानी आ जाएगा आपका ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यहाँ पे आप देखेंगे ये के की वैल्यू आई है, यानी कि ये आपका काइनेटिक एनर्जी है, और ये इधर आपका पोटेंशियल एनर्जी है यू। के की जगह आप क्या रख सकते हैं? ओमेगा स्क्वायर इंटू एम रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका u इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर के टर्म में, और अगर यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर की जगह के बाई एम, तो यहाँ पे भी आपकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बदल के आ जाएगी हाफ एम ए स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा के बाई एम
एंड कॉज स्क्वायर ओमेगा टी। अब आप देखेंगे m से m कैंसिल हो गया, तो हाफ के ए स्क्वायर कॉज स्क्वायर ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको एक बात बड़े ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो अगर कॉस का फंक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी साइन का फंक्शन होगा, यानी साइन स्क्वायर का फंक्शन होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कॉस स्क्वायर का फंक्शन है तो आपका काइनेटिक एनर्जी साइन का फंक्शन होगा। यानी दोनों एनर्जीज में से कोई एक एनर्जी अगर साइन स्क्वायर के फंक्शन में चल रही है तो दूसरी एनर्जी कॉस स्क्वायर के फंक्शन में चलेगी। ऐसा होने से एक फ़ायदा ये मिलेगा आपको कि दोनों एनर्जीज को आप जोड़ेंगे जब, तो ये आपका आ जाएगा टोटल एनर्जी T इज इक्वल टू यू प्लस के इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और दुनिया का सबसे आसान फार्मूला साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1। तो आपकी टोटल एनर्जी जो है वो आ जाएगी हाफ के ए स्क्वायर एंड 1, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। तो इससे ये आपको बात पता लगेगी कि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे के स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ही है, और ए एम्पलीट्यूड है वो भी कांस्टेंट है एसएचएम करते हुए पार्टिकल की। तो टोटल एनर्जी जो होगी एसएचएम करते हुए पार्टिकल की वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी वो बदल सकती है, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरे से एक में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन दोनों का जो टोटल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। आप इसी तरह से मान सकते हैं जैसे आपने 100 रुपया अपने पैंट के दोनों जेबों में रख रखा है, एक तो दोनों को मिला के 100 रुपया है, किसी में 60 है किसी में 40 है, तो कभी 40 में से 10 इधर कर दीजिए तो वो 70 हो जाएगा, इधर 30 हो जाएगा, लेकिन टोटल 100 ही रहेगा। कहने का मतलब एसएचएम करते हुए पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट रहती है। ये भी एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है ऑसिलेट करते हुए पार्टिकल के एसएचएम करने की। तो अब इसमें हम नेक्स्ट पेज पे चलें, ग्राफ को देखें। इससे पहले आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिए कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो साइन स्क्वायर का फंक्शन थी, काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर का फंक्शन थी। आगे बढ़ें। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपको पता है साइन का ग्राफ कैसे होता है, कॉस का ग्राफ कैसे होता है। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि साइन का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से होता है। साइन का ग्राफ इस तरीके से शुरू होगा, लेकिन जब साइन स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब निगेटिव जो पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो जाना है। इसका मतलब ये हो गया, ये तो साइन थीटा का ग्राफ है और इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये साइन स्क्वायर का ग्राफ बनेगा। तो यानी कि u का जो ग्राफ बनेगा वो आप अगर एक एक्सिस पे खींचेंगे तो साइन स्क्वायर का ग्राफ होगा और वो इस तरीके से चलेगा, और इसको आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कह दीजिए, यानी समय के साथ साथ किस तरीके से बढ़ेगी घटेगी बढ़ेगी घटेगी। और उसी तरीके से आप इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ लेंगे तो वो कॉस स्क्वायर का फंक्शन होगी, और कॉस का ग्राफ आपको मालूम है ये साइन थीटा का ग्राफ था और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा का ग्राफ है। और कॉस थीटा का ग्राफ जो है वो इस तरीके से रहता है, वो मैक्सिमम से शुरू होता है, मिनिमम इस तरीके से चलता है, और कॉस स्क्वायर थीटा में निगेटिव पार्ट भी आपका अप साइड चला जाएगा, वो इस तरीके से होता है। तो अब जो कॉस स्क्वायर का ग्राफ होगा वो इस तरीके से वेरी करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि एक एनर्जी U और एक है आपकी काइनेटिक एनर्जी K। जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पे जा रही है, अब यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझना होगा कि जब काइनेटिक एनर्जी आपकी मैक्सिमम पे जा रही है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम पे है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम जा रही है तो उस समय काइनेटिक एनर्जी देखिए मिनिमम पे है।
तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, लेकिन दोनों का जब टोटल करेंगे, ये के है, के आपको इस तरीके से दिया जाएगा, के आपको इस तरीके से दिया जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी आपको इस तरीके से दिया जाएगा, और टोटल करेंगे तो टोटल एनर्जी दोनों की कांस्टेंट रहेगी, यानी टोटल का ग्राफ आपका ये रहेगा। ये आपका टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी टीई। इसे आपको समझ लेना चाहिए, टोटल एनर्जी कितनी है, साइन स्क्वायर में कौन है, कॉस स्क्वायर में कौन है, और कैसे कैसे फंक्शन बदलते हैं समय के साथ साथ। अब आप इसमें इस ग्राफ को बड़े अच्छे से समझ लीजिए, इस ग्राफ में कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के टर्म को देखते हुए ये देख चुके हैं कि टोटल एनर्जी जो रहती है वो कितनी रहती है। टोटल एनर्जी हमेशा, टोटल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ के ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है पीई वो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब हम लोग ऐसी इक्वेशन को डेवलप करेंगे जिसमें न साइन आए न कॉज आए, यानी टाइम ना आए, टाइम की टर्म ना आए, उसको भी हम लोग देख लें, उसका भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मान लीजिए आपको टोटल एनर्जी आपको दे रखी है हाफ के ए स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी आपकी है हाफ के एक्स स्क्वायर, और आपको पता है कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल यही टोटल एनर्जी होती है। तो आप काइनेटिक एनर्जी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी को लेस करके। तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इसमें इसके पहले जो पेज पे आपने देखा उसमें भी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को दिखाया गया, लेकिन वो टाइम के साथ साथ है कि टाइम के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे वेरी करती है। लेकिन यहाँ पर ये जो दो इक्वेशन आप देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी का और ये पोटेंशियल एनर्जी का, ये पोजीशन के साथ साथ है। पोजीशन के साथ साथ का मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल अगर डिस्प्लेस होता है उस समय डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैसे होगी। यानी मान लीजिए इसका ग्राफ आप कैसे खींचेंगे, मान लीजिए एक पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से लेफ्ट एंड राइट ए डिस्टेंस पे जाता है, लेफ्ट भी ए जाता है, राइट भी ए जाता है, यानी मीन पोजीशन से ए एम्पलीट्यूड पे वो ऑसिलेट कर रहा है। तो इस समय अगर आप ग्राफ खींचेंगे, अगर आप ग्राफ के बारे में देखेंगे, ये आपका मास है जो कि राइट और लेफ्ट मोशन कर रहा है, और हम लोग इसका ग्राफ बनाने वाले हैं एनर्जी का। तो ये आपका एनर्जी हो गई U, कोई भी एनर्जी हो सकती है, एनर्जी हो गई। और अगर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींचें तो आप देखेंगे कि ये पैराबोलिक ग्राफ आएगा और x से इस तरीके से बढ़ते हुए होगा। यानी ये आपका जो ग्राफ होगा वो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ होगा, और ये बताएगा कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे चला जाता है, राइट साइड में चला जाता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ पे आप कोई भी एनर्जी ले सकते हैं E, यहाँ पर टोटल एनर्जी कोई भी ले सकते हैं, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों। अब रही बात काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आपका ये है, और ये भी पैराबोलिक है, लेकिन इसका शेप पैराबोला पलट के है, यानी इसका ग्राफ जो आपका बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। जैसे दोनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए, दोनों ग्राफ पैराबोलिक होंगे, और टोटल एनर्जी जो होगी यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगी, जैसे पिछले पार्ट में कांस्टेंट थी। ये टोटल एनर्जी का ग्राफ है,
अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये आपका टोटल एनर्जी है और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और ये आपका काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल का सम जब देखिए एक कम हो रहा है तो दूसरा अप साइड जा रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है, और एक जब अप साइड में है तो दूसरा वाला डाउन साइड में जा रहा है। यानी एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी अपने आप घटने लग जाएगी, और एक एनर्जी घटेगी तो दूसरी अपने आप बढ़ने लग जाएगी। यानी पोटेंशियल घटेगी तो काइनेटिक बढ़ेगी, काइनेटिक घटेगी तो पोटेंशियल बढ़ेगी। अब यहाँ पर देख लें पोटेंशियल एनर्जी, और ये आपका काइनेटिक एनर्जी हो गई और ये आपका टोटल एनर्जी हो गई। आप देख रहे हैं टोटल एनर्जी का जो लाइन है वो बिल्कुल कांस्टेंट चलता चला जा रहा है, यानी कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, वो अप एंड डाउन नहीं होती। एक पोजीशन आपकी ये कट है जहां पर दोनों ग्राफ आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये देखिए ये दोनों ग्राफ आपको यहां पर कट कर रहे हैं, यानी इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है। ये कौन सी जगह है, कौन सा ऐसा पोजीशन है जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर हो गई हैं? तो इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपको पता है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है वो है हाफ के ए स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों आपस में बराबर हो चुकी हैं, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हम उस पोजीशन की तलाश कर रहे हैं, उस पोजीशन को ढूंढना चाह रहे हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर हो गई है। तो दोनों एनर्जी जब आपस में बराबर होगी तो आप हाफ के से हाफ के को कैंसिल कर दीजिए, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। इससे ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका a/√2 प्लस माइनस। इसका मतलब मीन पोजीशन से a/√2 प्लस और मीन पोजीशन से a/√2 माइनस ही एक ऐसा पोजीशन होता है जिस समय काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में बराबर रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा एनर्जी का कंसिडरेशन हो गया कि एनर्जी किस किस तरीके से वेरी करती है और टोटल एनर्जी किस तरीके से कांस्टेंट होती है। आगे चलते हैं, आगे हम लोगों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम क्या है? फिजिकल पेंडुलम कुछ भी ऐसा हो सकता है, कोई भी बॉडी हो सकती है जिस बॉडी को आप ऑसिलेट करवा दें। अब मान लीजिए हमने एक बॉडी को ले लिया है, सपोज करिए यहां पर हमने इस बॉडी को लिया है। इस समय आप देख रहे हैं इस पेन को, ये इस समय एक फिजिकल पेंडुलम है। इसको मैं अगर हल्का सा जो है टिल्ट करके छोड़ दूंगा तो ये ऑसिलेशन करेगा। आप देख सकते हैं ये ऑसिलेशन बड़े आसानी से कर रहा है। तो कोई भी बॉडी, चाहे आपकी कुर्सी हो, चाहे आपका मेज हो, चाहे आपका रॉड हो, चाहे ये पेन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, इसको अगर किसी भी पॉइंट से, जरूरी नहीं है यही पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, बीच में यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें, इसके अराउंड इसको ऑसिलेट करवाएं। तो इस तरीके से हम कोई भी बॉडी को किसी एक पॉइंट से जो है होल्ड कर सकते हैं, पैक कर सकते हैं, कील ठोक सकते हैं, उसके अबाउट उसको टिल्ट करके छोड़ सकते हैं और वो क्या होगा, ऑसिलेट करेगा। और ऐसे पेंडुलम को बोला जाता है फिजिकल पेंडुलम। तो हम लोग फिजिकल पेंडुलम की स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि कोई भी एक बॉडी हो सकती है और किसी भी पॉइंट के अबाउट वो पैक हो सकती है, किसी भी पॉइंट के अबाउट वो रोटेट कर सकती है। तो फिजिकल पेंडुलम जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी शेप का हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई एक रैंडम बॉडी हो सकती है। तो हमने मान लीजिए ये हमारी रैंडम बॉडी हो गई, और रैंडम बॉडी को, बल्कि हमने रैंडम बॉडी को ले लिया है इस तरीके से। ये हमारी रैंडम बॉडी हो गई, और हमने जहां पर जो है नील्स ठोकी है, जहां पर कील लगाया है, जिसके अबाउट वो रोटेट करेगा, उस पॉइंट को कहीं भी ये कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारा पैक पॉइंट है। पैक पॉइंट का मतलब जहां पे आपने पैक किया है, जहां पे आपने खूंटी लगाई है, जहां पे आपने कील गाड़ा है। अब आपने ये देखा कि कोई भी बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी।
तो चूंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस समय दोनों सेम ही पोजीशन पे माने जाएंगे, क्योंकि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल यहाँ पर एक्सेलेरेशन लगेगा, तो हमने ये मान लिया कि ये सेंटर ऑफ मास है, यानी जी है, ये सेंटर ऑफ मास है। इस सेंटर ऑफ मास पे अगर वर्टिकल से, ये वर्टिकल है, वर्टिकल से अगर हम टिल्ट कर दें, तो टिल्ट करने के बाद ये डिस्टेंस जो दोनों के बीच की हुई, इसको हमने डी ले लिया। अब हम इस पे फोर्स को कंसीडर करेंगे। फोर्स क्या लगेगी? जी पॉइंट पर आपका एक फोर्स काम करेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, दैट इज mg। और मान लीजिए हमने मीन पोजीशन से, जो हमारा फिजिकल पेंडुलम है, मीन पोजीशन से हमने थीटा टिल्ट किया है, थीटा टिल्ट करके हम उसको छोड़ रहे हैं, या किसी समय पर उसकी मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है। ध्यान रखिए, ये एक एंगुलर एसएचएम है जिसमें डिस्प्लेसमेंट थीटा लिया जाएगा। स्प्रिंग मास सिस्टम में जो मास होता है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट करता है, लेकिन यहाँ पर फिजिकल पेंडुलम है जो किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर होगा। मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया रखा जाएगा। एंगुलर स्पीड तो ओमेगा ही रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फोर्स की जगह टॉर्क लगेगा। कैसे लगेगा देखते हैं। अब इस समय मान लीजिए मीन पोजीशन से इस पार्टिकल का या इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, तो टॉर्क हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर फोर्स नहीं देखना है, यहाँ पर बॉडी रोटेट कर रही है, तो इसलिए हमें टॉर्क देखना है। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? टॉर्क अबाउट पैक पॉइंट, यानी ये पी पॉइंट है जो यहाँ पे आपने पैक किया है, जहाँ पे आपने कील लगाई है, तो टॉर्क इज इक्वल टू जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, आर क्रॉस एफ करेंगे, यानी डी वेक्टर क्रॉस एम जी, ये आपका टॉर्क होगा। अगर वेक्टर के फॉर्म में आप जानते हैं टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, और नहीं अगर इस फार्मूले से आप वाकिफ नहीं हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एम जी फोर्स को आप तोड़ सकते हैं एम जी कॉस थीटा में, और एक कंपोनेंट तोड़ सकते हैं आप एम जी साइन थीटा में। अब दूसरा टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसको ओपन करेंगे डी क्रॉस एम जी को, तो ये भी आ जाएगा एम जी डी साइन थीटा, और यहां पे भी अगर आप ओपन करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर फोर्स जो है, डी परपेंडिकुलर जो है, या एफ परपेंडिकुलर या डी परपेंडिकुलर, एफ परपेंडिकुलर इंटू डी, तो डी आपका डी है और परपेंडिकुलर फोर्स ये हो चुकी है। तो आप यहाँ पे भी अगर ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा एम जी साइन थीटा इंटू डी, ये आपका टॉर्क होगा। अब टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ गई, एंड टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास आ गया एम जी डी साइन थीटा, और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैक पॉइंट, जहाँ पे आपने कील ठोकी है, जहाँ की जिसके अबाउट वो चल रहा है, आई इंटू एल्फा। लेकिन ध्यान रखिए टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा जब डिस्प्लेसमेंट आप क्लॉकवाइज करेंगे, यानी माइनस का साइन लगेगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ देख लेनी पड़ेगी कि एम जी डी साइन थीटा में आपका अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा को आप थीटा ले सकते हैं, तो आपके पास आ जाएगा आई इंटू एल्फा इज इक्वल टू एम जी डी एंड थीटा। यहाँ ध्यान रखें थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और थीटा की वैल्यू बहुत कम ली गई है, जिसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा हो चुका है और माइनस साइन लगेगा। अब आप एल्फा इज इक्वल टू देखेंगे, एल्फा इज इक्वल टू आपके पास आना चाहिए एम जी डी अपॉन आई एंड थीटा विद माइनस साइन। अब यहाँ पर देखिए आप पढ़ते हुए आए हैं कि जो मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में हो विद नेगेटिव साइन वो एसएचएम होता है। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है विद नेगेटिव साइन, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन लीनियर नहीं है, एंगुलर है।
डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बाकी सब चीज़ें सेम है, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस्तेमाल किया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पॉइंट आपने पेग किया है उसके अबाउट है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जगह आप यहाँ छोटा सा डेल्टा बना दें ताकि आपको पता रहे पेग पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। तो ये आपने पेग पॉइंट ले लिया। तो अब आप देख रहे हैं कि अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है यही ओमेगा स्क्वायर है। तो आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी डी बाई आई डेल्टा, और इससे आप निकाल सकते हैं टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम जी टी। यहाँ दो चीज़ें मैं खास तौर से आपको बता दूं कि आई जो है वो हमेशा आपको लेना है पेग पॉइंट के अबाउट, और डी आपको लेना है सेंटर ऑफ मास से पेग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। इस फार्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाइड भी हम लोग कर सकते हैं। किस तरह से मॉडिफाइड कर सकते हैं, आइए मैं बता रहा हूं आपको कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसकी जगह पे आई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम इंटू एच स्क्वायर रख सकते हैं, यानी आप यूज कर सकते हैं पैरेलल एक्सेस थ्योरम। पैरेलल एक्सेस थ्योरम अगर आपने रोटेशन पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, आई डेल्टा पुट कर सकते हैं, पुट आई डेल्टा, यानी आई पेग पॉइंट के अबाउट आप ले रहे हैं, आई डेल्टा इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास यानी जी के अबाउट प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, और इसको रखने के बाद आपका टाइम पीरियड जो आ जाएगा वो आ जाएगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई की जगह आपने रखा आई जी प्लस एम डी स्क्वायर अपॉन एम जी एंड डी। ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस फार्मूले को यूज़ करें। ये फार्मूला यूज़ करने में बेहद आसान है, और इसका मॉडिफिकेशन भी आप कर सकते हैं। आप एम जी को आप जो है डिवाइड कर सकते हैं और एक फार्मूले को अलग तरीके से भी बना सकते हैं। आइए इसको मैं यूज़ करके आपको बताता हूं कि यूज़ कैसे किया जाता है। आपके पास फिजिकल पेंडुलम का जो फार्मूला आया था वो आया था टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डेल्टा। मैं फिर से याद दिला दूं, आई डेल्टा का मतलब है जिस पॉइंट पे आपने कील लगाई है, जिस पॉइंट पे आप पैक किए हैं, और उसके अराउंड, उस पॉइंट के अराउंड बॉडी एसएचएम कर रही है। तो आई डेल्टा अपॉन एम जी डी, और यहाँ फिर से मैं बता दूं कि डी पैग पॉइंट और सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आई डेल्टा को रख दिया गया था हम लोगों ने, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डेल्टा को रख दिया गया था आई सेंटर ऑफ मास जी अब प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, और नीचे आ गया एम जी डी, और टी इज इक्वल टू 2 पाई अब यहाँ पर आप आई जी को, क्योंकि आप जो बॉडी का रोटेशन कराएंगे वो कुछ भी हो सकती है, वो लेंथ भी हो सकती है, उसमें रेडियस भी हो सकता है, तो इस फार्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। आई जी की वैल्यू आपको पता होगी। मैं एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक मीटर स्केल को या एक पेन को किसी एक पॉइंट से पैक कर दिया है, और पैक करने के बाद उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ये मेरा क्वेश्चन है, ये मेरा जो है तरीका है बताने का। यहाँ पेन मैंने लिया है और मैं पेन की लंबाई कुछ भी रेंडमली ले सकता हूँ, मास कुछ भी रेंडमली ले सकता हूँ, लेकिन मैंने क्या किया है, इस पेन को जो टॉप पॉइंट है उसके अबाउट पैक कर दिया है,
और पैक करने के बाद इसको मैं टिल्ट करके ऑसिलेट करवा रहा हूँ। मास मैंने m ले लिया है, लेंथ मेरे पेन की सपोज करिए l है, ये लेंथ है, मास है m, और मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है। यानी इसको जब मैं टिल्ट करके छोड़ दूंगा तो टाइम पीरियड क्या आएगा। तो मेरे पास टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डेल्टा अपॉन एम जी डी। देखिए किस तरह से टाइम पीरियड निकाल रहा हूँ मैं, t इज इक्वल टू 2 पाई आई डेल्टा, यानी इस पॉइंट के अबाउट अगर आप किसी भी रॉड को टिल्ट करके चलाते हैं तो इस पॉइंट के अबाउट जो टॉप पॉइंट होगा जहाँ के अबाउट हमने पैक किया है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी ml²/3। जैसा कि फार्मूला आपको याद होगा, तो ml²/3 और नीचे है आपका m और g और d आपका क्या है, d है आपका सेंटर ऑफ मास से पैक पॉइंट के बीच की दूरी। तो ध्यान रखिए, मान के चलते हैं सेंटर ऑफ मास जो है वो बीचों बीच है, तब आपकी डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से पैक पॉइंट के बीच की दूरी l/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग l/2 रखते हैं। तो आपके पास t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m से m कैंसिल हो जाएगा, और ट्वेल्व अपॉन 3g, ये आपका फार्मूला आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स, हम लोग जो फिजिकल पेंडुलम का फार्मूला है वो सिंपल पेंडुलम में यूज़ करके देखते हैं। सिंपल पेंडुलम का मतलब ये हो गया कि आपको सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड उसको फिजिकल पेंडुलम मान के चलना है और फिजिकल पेंडुलम के फार्मूले से उसका फार्मूला प्रूफ करना है। तो हम लोगों ने एक SHM करता हुआ एक पेंडुलम लिया, पैक पॉइंट आपका ये है और बॉब ये है, ये बॉब है, और लेंथ जो है बॉब का मास हम लोग m ले लेते हैं और पैक पॉइंट ये है आपका, और लेंथ जो आपने स्ट्रिंग लिया है जिसमें बॉब को बांधा हुआ है, इस स्ट्रिंग को आपने l लिया है। अब टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई डेल्टा अपॉन एम जी डी। फार्मूले में फिर से बता दूं, आई डेल्टा का मतलब है कि जहाँ पे आपने पैगिंग किया है, जहाँ पे आपने नीलिंग किया है, जहाँ पे आपने पैक पॉइंट बनाया जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई की वैल्यू हो जाएगी आपकी mr² यानी ml², और d आपका होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पैक पॉइंट के बीच की दूरी यानी l। तो d बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, l के बराबर अगर वैल्यू रखेंगे तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ml² अपॉन mg एंड d है l। तो यहाँ पे आप देखेंगे m से m कैंसिल होगा, l से आपका l² कैंसिल होगा, और t इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l/g। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपसे बहुत से सवाल पूछे जाते हैं और जिसका टाइम पीरियड आपको निकालने के लिए दिया जाता है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें टाइम पीरियड निकालने का। आपके पास सपोज करिए एक रिंग है, ये रिंग है आपके पास, और जिसका मास जो है आपने लिया है m और रेडियस आपने लिया है r। रेडियस है r, मास है m, और पैक पॉइंट आपका ये है। यानी इसको आपने क्या किया है, इसको पैक पॉइंट के अबाउट लगा के इसको आप टिल्ट करवा के इससे ऑसिलेशन करवा रहे हैं। तो ये भी एक फिजिकल पेंडुलम है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, यानी ये किस टाइम पीरियड के साथ ऑसिलेट करेगा, ये मैं बताना चाहता हूँ। तो इसको आप देखें कि ये इस तरीके का कुछ सवाल है कि एक रिंग है और रिंग को आपने टॉप पॉइंट जो है उसके अबाउट लगाया है, और इसको आप हल्का सा टिल्ट करके आप छोड़ रहे हैं इस तरीके से। तो ये पैक पॉइंट के अबाउट इस तरीके से ऑसिलेशन करेगा, जिसको आपको देखना है।
और ऑसिलेशन आप इस तरीके से मान सकते हैं कि इस तरीके से ये ऑसिलेशन करेगा, तो इसका टाइम पीरियड आपको निकालना है। तो फिर से आपके पास फार्मूला है T इज इक्वल टू 2π√I डेल्टा अपॉन mgd। फिर से मैं बता दूं, I डेल्टा है पैक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और D है सेंटर ऑफ मास से पैक पॉइंट के बीच की दूरी। तो जो D है वो तो R के बराबर हो जाएगी, ये D जो है वो R के बराबर हो जाएगी। I डेल्टा क्या है? I डेल्टा है पैक पॉइंट के अबाउट सेंटर ऑफ मास, पैक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो I डेल्टा इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास अब प्लस m इंटू एच स्क्वायर। ये आपने फार्मूला लगाया है पैरेलल एक्सेस थ्योरम। तो I सेंटर ऑफ मास आपको पता है m r स्क्वायर है, अब प्लस m h स्क्वायर का मतलब m एंड h स्क्वायर का मतलब r स्क्वायर, यानी ये फार्मूला आपका हो जाएगा 2mr स्क्वायर। अब आप फार्मूले में रख दीजिए T इज इक्वल टू 2π√I डेल्टा, ये हो गया 2mr स्क्वायर बाई mg, और D आपको रहेगा R के बराबर। तो आप देखेंगे इससे ये स्क्वायर कैंसिल हुआ, m से ये कैंसिल हुआ, तो T इज इक्वल टू 2π√2r अपॉन g। ये आपका फार्मूला आ जाएगा, जो कि अगर आप जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से चलेंगे तो बेहद आसान है। इस तरीके से आपको और भी क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आपके पास सपोज करिए एक डिस्क है, डिस्क जो पूरी तरह से बिल्कुल सॉलिड है, और किसी ऐसे पॉइंट, सपोज करिए जो हमारा पैक पॉइंट है वो यहाँ कहीं है, ये पैक पॉइंट है, यहाँ आपने खूंटी लगाई है और तो भी ये ऑसिलेट करेगा। सपोज करिए आपको यहाँ से सेंटर ऑफ मास से पैक पॉइंट के बीच की दूरी जो है वो r/2 दे दिया गया है, r/2। मास m है, रेडियस डिस्क का r है, और जो पैक पॉइंट है वो किनारे ना लेके बीच में कहीं ले लिया गया है, कोई भी पॉइंट दिया जा सकता है, तो भी फार्मूला आपका सेम रहेगा T इज इक्वल टू 2π√I डेल्टा अपॉन mgd। I डेल्टा का मतलब पैक पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I डेल्टा जो होगा, I डेल्टा इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू एच स्क्वायर, यानी I सेंटर ऑफ मास हो जाएगा mr स्क्वायर बाई 2, जो कि आपको पता होगा डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2 होता है, प्लस m एंड h स्क्वायर, कितना शिफ्टिंग हुई है एक्सिस की, h का मतलब हो गया r/2 का होल स्क्वायर। ये O पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, जिसको G कह सकते हैं, और ये पैक पॉइंट है ऊपर, जिसके अबाउट खूंटी लगा के उसको ऑसिलेट करवाया जा रहा है, यानी इसको P पॉइंट या O पॉइंट कह सकते हैं। तो आपका mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर बाई 4, यानी ये आपका आ जाएगा 3mr स्क्वायर बाई 4। और D की वैल्यू जो होगी, D की वैल्यू होगी सेंटर ऑफ मास से पैक पॉइंट के बीच की दूरी, तो D आपका हो जाएगा r/2। और फार्मूला हमारा वैल्यू पुट करने पे कितना आएगा, T इज इक्वल टू 2π√3mr स्क्वायर बाई 4 अपॉन mg, और D की वैल्यू आपने रखा है r/2। तो यहाँ पे आप देखेंगे m कैंसिल होगा और r कैंसिल होगा, और तो ये आ जाएगा T इज इक्वल टू 2π√3r अपॉन 2g। तो ये आपका टाइम पीरियड का फार्मूला निकल आएगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि बेहद आसान कॉन्सेप्ट से, बेहद आसान तरीके से आप लोगों ने SHM पे कुछ हद तक कमांड जरूर ले लिया होगा, जहाँ तक कि मैं समझ रहा हूँ। इसके बाद एक टॉपिक और आपका इसमें बचता है, क्योंकि आपका वीडियो 40 मिनट से ऊपर का होने वाला है, तो मैं इसको एंड करूँगा यहाँ पर। और क्योंकि इसके बाद हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो IIT और नीट में आए हुए सवाल हैं, तो उसमें तो आप लोग और भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे ही किस तरह से सवाल को किया जाता है। फ़िलहाल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन के बारे में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कभी कभार उससे क्वेश्चन आ जाते हैं, और आप लोगों के सिलेबस में केवल इंट्रोडक्शन है,
और बेसिक कॉन्सेप्ट डैम्प ऑसिलेशन का है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो फ्रेंड्स एंजॉय करते रहिए और नेक्स्ट टर्न पे फिर हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।